नहीं नहीं, पहले आप लोग को बता देंगे फिर लिखने के लिए देंगे। ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक लिखने के लिए दे देंगे। आधा घंटा का वक्त रखेंगे लिखने वाला और 1 घंटा का वक्त रखेंगे पढ़ने वाला। ये सामान्य रूप से करेंगे, ठीक है। चलिए, क्योंकि नहीं लिखेगा तो फिर पढ़ने से कोई मजा थोड़ी ही आएगा। हम लोग इसके स्ट्रक्चर पर बात कर रहे थे, 3 स्ट्रक्चर की बात किए थे, 4 स्ट्रक्चर की बात की। पहला आउटलाइन की बात किए थे। आउटलाइन में बोले थे कविता, कहानी, मुहावरा, लोकोक्ति कुछ लिख दीजिएगा। फिर हम लोग भूमिका की बात किए थे, और भूमिका लिखने के लिए हम लोग बताए थे कि कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, कैसे डिकोड कर सकते हैं, और कैसे शुरू कर सकते हैं। ये भूमिका जीएस के भूमिका से इतर होगा। जीएस के भूमिका में 6 तरह से लिखने के लिए बताए थे, ये इतर होगा। फिर उसके बाद बोले थे मेन बॉडी पे, यानी व्याख्या की बात किए थे, और व्याख्या 4 तरीके से लिखने के लिए बताए थे। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आज हम लोग निष्कर्ष की बात करेंगे, यानी कंक्लूजन की बात करेंगे। ये इसलिए आज लिखने के लिए दे रहे थे क्योंकि 4 तरह से जो निबंध व्याख्या लिखने के लिए बताए, कौन एक तरह का आप अप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक समझ होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो निष्कर्ष के लिए पहले जीएस में क्या निष्कर्ष के लिए पढ़े थे उसको देख लेते हैं, उससे इतर कैसे यहां हो जाता है इसको समझ लेंगे। ठीक है, जीएस के निष्कर्ष में और ऐसे के निष्कर्ष में, ऐसे के निष्कर्ष में क्या अंतर होगा इसको पहले समझ लीजिए। क्योंकि हम लोग जीएस के निबंध में पढ़े हैं कि सकारात्मक अंत होना चाहिए, लास्ट पैराग्राफ ही निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, दूरदर्शी होना चाहिए, ये पढ़े थे। और बोले थे नया विवाद उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए, नया विवाद उत्पन्न करने वाला नहीं होना चाहिए। और पढ़े थे इसमें नया प्रश्न ना करें, यानी प्रश्न का निष्कर्ष लिख रहे हैं तो नया प्रश्न उसमें ना लाएं। तो ये निष्कर्ष होता है समानता। आशावादी बोले थे, आशावादी रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। ये निष्कर्ष लिखते समय जीएस में हम लोग पढ़े थे। चलिए अब आते हैं यहां तक। इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, क्योंकि ये सारा यहां भी काम करेगा लेकिन प्रतिरूप बदल जाएगा। नहीं तो लिखिए, निष्कर्ष लिखिए इसमें। जिस प्रकार, क्योंकि ये पूरा इसका तो, और इसका भी 4 तरीका है और एक 5 तरीका। जिस प्रकार भूमिका, इंग्लिश में लिखवा देंगे, जिस प्रकार भूमिका समाप्त होते ही परीक्षक को जिज्ञासा से भर जाना चाहिए। just as the examiner should be filled with curiosity, just as the examiner should be filled with curiosity as soon as the introduction is over, जिस प्रकार भूमिका खत्म होते ही परीक्षक को जिज्ञासा से भर जाना चाहिए, वैसे ही निष्कर्ष पूरा होते ही उसे महसूस होना चाहिए कि in the same way as soon as the conclusion is over, महसूस होना चाहिए कि चर्चा या बहस अपने मुकम्मल अंत तक पहुंच गया है। चर्चा या बहस अपने मुकम्मल अंत तक पहुंच गया है। It should be felt that the discussion or debate has reached its perfect end. It should be felt that the discussion or debate has reached its perfect end. तो हम बोले ऐसे का भूमिका
जहां शुरुआत है वहीं अंत निष्कर्ष है। तो निष्कर्ष होने का मतलब क्या है? तो एक सिंपल सा वे में इसको बात करते हैं। निष्कर्ष होने का मतलब हम आपसे बातचीत कर रहे हैं शिक्षा सत्याग्रह को लेकर, एक हॉट टॉपिक है, ठीक है। हम शिक्षा सत्याग्रह सुने हैं ना? हाँ सुने, ठीक। फिर आप सोच रहे हैं क्यों? शिक्षा सत्याग्रह टॉपिक पर बात कर रहे हैं हम। शिक्षा सत्याग्रह टॉपिक का अंत ये दे रहे हैं कि भैया अभी सुप्रीम कोर्ट में ये चल रहा है। क्या ये अंत है? नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था ना, हम उसके समय दिए कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो ये अंत है? नहीं। हम लोग बोल दिए कि नहीं, पुनश्च यह हाई कोर्ट में लंबित है। क्या ये अंत है? नहीं। कि निष्कर्ष 3 से 4 पैराग्राफ में भी संभव है। यानी जो ऐसे का निबंध होता है उसको आप 3 से 4 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। ये अंतिम पैराग्राफ नहीं होता है, ये भी जान लीजिए, ठीक है। ये अंतिम पैराग्राफ नहीं होता है, क्योंकि अगर आप समीक्षा करना चाहें, रिव्यू करना चाहें, तो निष्कर्ष में ही कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि निष्कर्ष में ही करें, आप इसके पहले भी कर सकते हैं, लेकिन निष्कर्ष में भी किया जा सकता है। ये इसमें होता है, ठीक। चलिए, बाकी जो ये बारी बातें हैं जो जीएस में आप लिखे हैं वो भी यहाँ वैलिड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो वैलिड नहीं होगा। अब आते हैं कि कितने प्रकार से निष्कर्ष लिखा जा सकता है। सबका उदाहरण देके आपसे, हाँ अब एक अच्छा, आप सबका उदाहरण देते जाएंगे और निष्कर्ष आपसे लिखवाते जाएंगे और फिर बताते जाएंगे, ठीक है। या अपने स्तर पर आप बोलते जाइएगा ऐसे ऐसे निबंध इसका निष्कर्ष इसका हो सकता है, ठीक। चलिए, निबंध निष्कर्ष लिखने के प्रकार। निष्कर्ष लिखने का तरीका। खास करके अमूर्त प्रवृत्ति का जब निबंध हो ना, अमूर्त प्रकृति का निबंध हो, जिसमें जटिलता भी हो और संपूर्णता ना हो। समझती हैं? तो पूछिएगा ना, तब ना बताएंगे। हम तो पढ़ा चुके क्लास में, तो हम तो समझे कि पता है सबको। अमूर्त प्रकृति का मतलब जो वैचारिक आयाम पर, जैसे जल ही जीवन है, जैसे जीवन संघर्ष है, ये क्या है? ये दिमाग वाला निबंध है, ये दिखता नहीं है। अब हम पूछ दिए कि ताजमहल की मौलिकता उसकी सुंदरता से ज्यादा उसके भाव में छिपा है, क्या है? ये दिमाग का प्रश्न है, जो दिखता नहीं है बस है। या उल्टा हम बोल दिए? उल्टा बोले, क्योंकि ताजमहल दिखता है, सब हमारे यहाँ शांति से बैठल है। हाँ, वो मूर्त होगा। मूर्त मतलब दिखता हो। तो कुछ चीजें हैं जो दिखती हैं और कुछ चीजें हैं जो दिमाग की उपज होती है। तो जो दिमाग का उपज होता है वो ऐसे निबंध को अमूर्त निबंध बोला जाता है, ठीक है। जैसे लिखिए, जैसे बचपन भूल है, यौवन संघर्ष है, तो बुढ़ापा पश्चाताप है। बचपन भूल है, यौवन संघर्ष है और बुढ़ापा पश्चाताप है। बचपन भूल है, यौवन संघर्ष है और तीसरा बुढ़ापा पश्चाताप है। 3 निबंध तो अच्छा है। अब इसका निष्कर्ष हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखिए, पहले ही आपको मान लेना है कि हमको शुरुआत नहीं करना है, शुरुआत हो चुका है। हमको यह भी पता है कि मेन बॉडी भी लिख चुके हैं। निष्कर्ष मतलब क्या होता है कि हमको यहां से शुरू होना है और यहां समाप्त होना है। फिर से सुन लीजिए, निष्कर्ष मतलब क्या होगा? यहां से शुरू होना है और यहां समाप्त होना है। 2 मिनट का वक्त है आप लोग के पास, निष्कर्ष को लेकर अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करिए, ठीक है। ये इस तरह के निबंध में एक बात देखिएगा, ये खंडों में बटा होता है। अमूर्त निबंध के साथ एक विशेषता ये है कि ये कितना खंड हो गया? 3 खंड हो गया। ये खंडों में बटा होता है। तो निष्कर्ष कैसा होगा? खंडों को समाहित करने वाला। निबंध कैसा होगा? खंडों को समाहित करने वाला। बिल्कुल आ सकता है, लेकिन अगर आप एक में समाहित करते तो क्या दिक्कत है? आप एक में समाहित करने का भी प्रयास करें, फिर 3 का बाद में सोचा जाएगा।
जिनका हो गया होगा हाथ उठा देंगे। एक नहीं बात है, वो करिए। चलिए, नहीं तो बहुत बड़ा है निष्कर्ष हमारा सेक्शन। हाँ, कौन कौन? दो, बाकी से हम ही को पूछना पड़ेगा। ठीक है, बोलिए। एक कहावत है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद में सोया, बुढ़ापा देख के रोया। बचपन का इस्तेमाल, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बचपन का इस्तेमाल स्व विवेक को बढ़ाने के साथ साथ खेल पे भी ध्यान देना चाहिए तथा जवानी को स्व के बर्बाद करने के अलावा नवीन कौशल का ज्ञान अर्जित करना चाहिए, जिससे इन दोनों को के सामंजस्य से जो बुढ़ापा है वो रोने के बजाय खुशी लगती है। आपका ये इंट्रो हो गया एक तरह से, आपका ये इंट्रो हो गया। और पहली बात ये आप शुरुआत में डाल सकते हैं या सबसे अंतिम में डाल सकते हैं। आपने क्वेश्चन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करके क्वेश्चन को फिर बदला है। आपको निष्कर्ष पर काम करना, ये इंट्रो हो गया। नेक्स्ट, आप सोच रहे हैं कैसे? तो ऐसे, क्योंकि आपने उसी को बताया है। आपने अंत चाहिए मतलब होता है कि अभी शुरुआत है, अंत मतलब होता है कि हम उसको खत्म कर रहे हैं। अभी तो आप शुरू किए हैं। हाँ, ठीक है। और आप सर, अगर मनुष्य समय के साथ अच्छी रणनीति व उचित निर्णय के साथ आगे बढ़ता है तो वो एक सफल जीवन की ओर प्रेरित हो सकता है। प्रेरित होता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट। क्यों नहीं लिख पाए? लिखिए। नेहा, नहीं कहा, क्या है ऐसा जो नहीं लिख पाए? क्या है ऐसा लिख नहीं पाए तो बोल पाइए। हाँ, पीछे एकदम अंगली चला रहे हैं। हाँ, है, छोड़ दीजिए। हाँ, जवानी में संघर्ष का अनुभव होता है, बुढ़ापा में जिसे करने से करने से युवा बनता है और विरक्त अवस्था जो होती है वो बाद में। लास्ट। चलिए, ठीक। देखिए, अब आते हैं, हमको लिखना है निष्कर्ष। ये बात सोच लीजिए। आप बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। हाँ, बस बस, उनको चढ़ाइए, आप सब मिलके बोल दो तुम भी गलती कर दो, ताकि हम लोग अंदर से खुश हो जाए। नहीं ये देखिए, 3 खंड में है, तीनों को समाहित करना ही हमारा निष्कर्ष होगा। ये बात मानते हैं आप? स्वाभाविक रूप से मनुष्य के जन्म के साथ ही वह बचपना अपना जीना शुरू कर देता है, जिसमें सीखने क्रम में कई सारी वह गलतियां करता है और वह उन गलतियों से सीखता भी है। तो बचपन भूल है, तो वो गलती क्या है? भूल है। और उन गलतियों को करते हुए क्रमशः वह नवीन आयामों को न सिर्फ जीवन में आत्मसात करता है, बल्कि उससे आगे प्रेषित भी होता है। कौन प्रेषित होता है? मनुष्य। और वह फिर यौवनावस्था की ओर बढ़ता है। यौवनावस्था सामान्यतः अपनी समझ और अपने कौशल को रूपांतरित करने का समय होता है। रूपांतरित मतलब कन्वर्ट करता है एनर्जी को। बचपन में वह एनर्जी गेन हुआ, कन्वर्ट करेगा, तो वह रूपांतरित करने का समय होता है। जिस भूल से उसने सीखा था, उस भूल को नए आयामों के साथ जोड़कर संघर्षों को एक नई दिशा देने का काम करता है। जब यही संघर्ष सकारात्मक रूप में बदलता है तो वह एक नया इतिहास रचता है। और संघर्ष अगर नकारात्मकता होता है तो वह जीवन के अंतिम क्षणों में, जिसको वृद्धावस्था कहा जाता है, उन संघर्षों को याद करते हुए पश्चाताप के साथ अपने जीवन को अंत करता है। अगर सकारात्मक हुआ तो एक नया इतिहास रचेगा, नकारात्मक हुआ तभी तो पश्चाताप करेगा। इस बात को भी नोटिस करिए। ये संघर्ष अगर सकारात्मक होगा तो ये पश्चाताप करेगा या खुश रहेगा? आपका निबंध क्या है ये भी नोट डाउन करिए। ये क्या है? पश्चाताप, यानी नकारात्मकता है।
तो अगर संघर्ष सकारात्मक होगा तो एक नवीन आयाम को जन्म देगा, नवीन जीवन दर्शन को जन्म देगा। और अगर नकारात्मक होगा तो बुढ़ापा में चूंकि कोई कार्य रहता नहीं है और अपने उस अंतिम अवस्था में रहता है जहां वह अपने संघर्षों को याद कर पाए, और संघर्षों को याद करने के उपरांत उसे पता चलता है कि जो उसने गलत किया है उसी का खामियाजा है जो आज उसे भुगतना पड़ रहा है। इसको ऐसे से देख सकते हैं, एक कामली है और एक सचिन है, दो हैं। इनको क्या हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है या खुशी हो रहा है? पश्चाताप हो रहा है। सचिन को क्या हो रहा है? क्या पश्चाताप होगा? नहीं होगा। दोनों में मौलिक अंतर है, दोनों में अंतर है। ये हमेशा पश्चाताप में जिएंगे और ये हमेशा खुशी में जिएंगे। तो हमारा निबंध किस तरफ जा रहा है? तो तीनों को जोड़ते हुए आपको अंत तक ले जाना है, क्योंकि 3 खंडों में ये बटा हुआ है। बात समझे? आपका संघर्ष का दौर ही आपके अंतिम क्षण का यादगार बनता है, ये याद रखिएगा। तो ये हमको समाहित करते हुए कंक्लूजन तक पहुंचना था। ये बात को समझे? बचपना हमेशा भूल में ही बीतता है, क्योंकि यह सीखने का समय होता है, और बच्चा जितना गलती करता है वो अपने जीवन में उतना ही आत्मसात करता है। और अपने यौवनावस्था में वह अपने ऊर्जा का प्रयोग अपने इतिहास को बदलने या बनने के लिए करता है, और इस क्रम में वह संघर्ष के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। जब वही संघर्ष सकारात्मक होता है तो नया इतिहास रचता है, वही संघर्ष नकारात्मक होता है तो अपने जीवन के अंतिम अवस्था मतलब वृद्धावस्था में वह पश्चाताप के मूल्यों के साथ 2-4 होता है। लिखने का तो कई तरीके से लिख सकते हैं, लिखा दें, लिख लीजिए। स्वाभाविक रूप से मानव जीवन की शुरुआत में गलतियां करता है। नेचुरली ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। स्वाभाविक रूप से मानव जीवन की शुरुआत में गलतियां करता है। नेचुरली ह्यूमन मेक्स मिस्टेक्स इन द बिगिनिंग ऑफ लाइफ। जो व्यक्ति को कई अलिखित पाठ पढ़ाता है, जो व्यक्ति को कई अलिखित पाठ पढ़ाता है, इसका मतलब समझ जाएंगे ना? अलिखित पाठ मतलब हु टीचेज ए पर्सन मेनी अनरिटन लेसन। यह अवस्था बाल्यावस्था कहलाता है। दिस स्टेज ऑफ अफेयर्स इज कॉल्ड चाइल्डहुड। वहीं उम्र का विस्तार सामाजिक आर्थिक जीवन के साथ जोड़ने की अवस्था है। वहीं उम्र का विस्तार सामाजिक आर्थिक जीवन के साथ जोड़ने की अवस्था है। द एक्सटेंशन ऑफ लाइफ, हाँ, एक्सटेंशन की जगह दूसरा शब्द यूज कर सकते हैं, विस्तार ऑफ लाइफ। स्पेन is the state of integration with socio-economic life. A state of integration of socio-economic life, जहां मानव सतत प्रयास व उद्देश्यपूर्ण मेहनत के साथ संबंधों को गति देता है। जहां मानव सतत प्रयास व उद्देश्यपूर्ण मेहनत के साथ संबंधों को गति देता है। जहां मानव सतत प्रयास व उद्देश्यपूर्ण मेहनत के साथ संबंधों को गति देता है। Where humans accelerate relationship with sustained effort and purposeful hard work. Sustained effort and purposeful hard work, जिसमें निश्चित रूप से संघर्ष से 2-4 होना होता है। जिसमें निश्चित रूप से संघर्ष से 2-4 होना होता है। which definitely involves some struggles. वही संघर्ष और गलतियों को सही दिशा ना देने पर बुढ़ापे में वह पश्चाताप करता है।
वहीं संघर्ष और गलतियों को सही दिशा ना देने पर बुढ़ापे में वह पश्चाताप करता है। इन ओल्ड एज ही रिपेंट्स फॉर, पश्चाताप का रिपेंट्स फॉर नॉट गिविंग द राइट डायरेक्शन टू दोज स्ट्रगल एंड मिस्टेक्स। वहीं संघर्ष और गलतियों को सही दिशा ना देने पर बुढ़ापे में वह पश्चाताप करता है। ठीक है, वही बात हुआ। इस पे ये तो बहुत छोटा है, ये तो बहुत छोटा है, बहुत बड़ा बड़ा लिख सकते हैं। नहीं, यही तो निबंध की खासियत है कि इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें आप जितना चाहे उतना लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला लिखिए, अगला प्रोसेस। ये समझ गए? इस निबंध के साथ खासियत ये होता है कि यह अमूर्त प्रवृत्ति का होता है, खंडों में बटा होता है, और निष्कर्ष क्या होता है, खंडों को जोड़ना होता है। ये बात समझ गए? ठीक है, अगला प्रकार। हाँ, किसी को कुछ पूछना है पीछे वाले तो पूछ सकते हैं। समाधान और संभावना पर आधारित निष्कर्ष। समाधान और संभावना पर आधारित निष्कर्ष। संभावना पर आधारित निष्कर्ष। कंक्लूजन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन और पॉसिबिलिटी। कंक्लूजन बेस्ड ऑन सॉल्यूशन और पॉसिबिलिटी। चलिए अब एक देखिए, किसी विवाद पर आधारित निबंध। अब यहां देखिए समाधान और संभावनाएं कहां बनता है। किसी विवाद पर आधारित निबंध हो, द्वंद्व की स्थिति हो, कंट्राडिक्शन हो कि नहीं ऐसा होगा कि ऐसा होगा, या किसी समस्या से जुड़ा हुआ निबंध हो। समस्या जैसे रशिया यूक्रेन संकट हो गया, रशिया यूक्रेन संकट हो गया, समस्या पर आधारित निबंध हो। विवाद पर आधारित निबंध हो, द्वंद्व पर आधारित निबंध हो। अब इसका निष्कर्ष कैसे लिखा जा सकता है? तो इसका निष्कर्ष लिखने का दो तरीका है। कोरोना पर आधारित निबंध हो, कोरोना जो अभी गया है उस पर आधारित निबंध हो, इजराइल फिलिस्तीन पर आधारित निबंध हो, तो उन सब संदर्भ में, क्योंकि देखिए समाधान करना है। युद्ध का हमेशा क्या होता है? समाधान होता है। युद्ध में युद्ध नहीं होता है, युद्ध में युद्ध नहीं होता है। और यहाँ हमेशा संभावनाओं के गर्त में यह छुपा रहता है कि क्या कुछ भी हो सकता है। संभावना या हो सकता है आगे जाके युद्ध हो ही ना, या हो सकता है युद्ध हो। जैसे सूडान और दक्षिणी सूडान का फॉर्मेशन हुआ, वो एक विवाद के समाधान का तरीका था, लेकिन फिर से सूडान में गृह युद्ध फैल गया, फिर फैल गया, यानी संभावना वहां अभी भी बना हुआ था। अब जैसे सीरिया में नया शासन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। सीरिया का केस स्टडी जानते हैं? नहीं जानती, झूठ मूठ यस सर नहीं करोगे, ठीक नहीं आता है एकदम नो सर। जिस समय यस सर की उसी समय आप भटक गए, ये समझ लिए, उस समय सीखना छोड़ दिए। तो ठीक है, चलो ना, अयोध्या विवाद जानते हैं ना, ये भी एक अयोध्या विवाद भी एक, इसको भी आप केस स्टडी के रूप में रख सकते हैं। अब ऐसा निबंध आ गया आपको, तो भूमिका और व्याख्या तो कर दिया आपने, अब आता है कंक्लूजन। तो इस तरह के कंक्लूजन को आप दो रूपों में लिख सकते हैं, दो रूपों में लिख सकते हैं। एक तरीका होता है इमोशनल, भावनात्मक, इमोशनल, और दूसरा होता है समाधान में तकनीकी बिंदु पर जोर। समाधान में तकनीक पर जोर। तकनीक मतलब हुआ कि हम उसका ऐसा कोई तरीका विकसित कर देंगे जिससे वह भविष्य के गर्त में फिर ये छुपा ही ना हो, एकदम समाधान हो जाए। ठीक है, देखिए अब दोनों को तरीके का, दोनों तरीके में अलग अलग तरीका है लिखने का निष्कर्ष। इसको ऐसे करते हैं, लाइन बदलते हैं। देखिए भावनात्मक जब भी होगा तो उसमें भटकाव का माध्यम बना रहेगा, इमोशन में कभी भी सही निर्णय नहीं होता है। तो इस तरह के निष्कर्ष में भटकाव का चांसेज बना रहेगा, लेकिन चूंकि इमोशनल है, जुड़ा हुआ है धर्म से, तो क्या है? इमोशनल है। ये पूर्वाग्रही होगा। पूर्वाग्रही मतलब क्या हुआ? अब राम मंदिर का मैटर आ गया तो हम पूर्वाग्रही है कि अब हिंदुओं को मिलना चाहिए। ये निष्कर्ष हमेशा कल्पनावादी होगा, ये कल्पनावादी होगा। पूर्वाग्रह यानी बायस होगा, कल्पनावादी यानी फैंटेसाइज होगा, और भटकाव यानी डिसओरिएंटेशन होगा।
ये 3 तरह का होगा निष्कर्ष। यानी आप ना खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि भैया क्या सही होना चाहिए। जैसे राम मंदिर का मैटर आ गया, राम मंदिर का मैटर आ गया। अब चल रहा है, कोई आपके सामने आ गया कि अयोध्या तो राम की ही नगरी है, अयोध्या राम की नगरी। अब ऐसा निबंध आ गया। अब इसका आप कंक्लूजन कितनों आप दे रहे हैं, अच्छी व्याख्या कितने कर रहे हैं, लेकिन कंक्लूजन पर आइएगा तो आप एज ए रिलीजन बेस्ड बात करिएगा। कहेगा नहीं भाई ये तो राम ही का मंदिर है, तब फिर क्वेश्चन आपके दिमाग में उठेगा कि फिर वहां मस्जिद क्या कर रहा था, तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। क्यों नजरअंदाज कीजिएगा? क्योंकि आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आपका क्या कहता है दिमाग? आप बायस से पहले ही कि हिंदू का ही होगा या मुस्लिम का ही होगा, आप बायस हैं। तो आप कहिएगा नहीं, कई सारे वैज्ञानिक तथ्यों और सर्वेक्षणों से यह साबित हुआ है कि यहाँ तो रामलल्ला ही रहते थे, राम जी का ही निवास था। और यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, रामायण जैसे मूल्यों में भी यह बात वर्णित है। आप अब कल्पना करिएगा, देखिए वो निष्कर्ष हमेशा कल्पनावादी हो जाएगा, या वो निष्कर्ष हमेशा इस रूप में हो जाएगा, नहीं वहां तो खाली जमीन पड़ा हुआ था। अब हो सकता है कि प्राचीन काल में कुछ अवशेष हो जो वहां पड़े हुए हों, लेकिन हमारा तो यह मत है कि वो मस्जिद बहुत ही उद्देश्यपूर्ण लक्ष्यों को ध्यान में रखकर बनाया गया था, जिसमें सभी सर्व धर्मों का समभाव रहे, और उसमें मस्जिद भी था और उसी के आसपास मंदिर की भी अवधारणा होगी। ये भी एक निष्कर्ष आप दे सकते हैं। तो भावनात्मक निबंध को जब भावनात्मक तरीके से अंत कीजिएगा तो वह पूर्वाग्रह से ग्रसित होगा, कल्पनावादी होगा और भटकाव से भरा होगा। हाँ, वो तो व्याख्या में ना, हम लोग निष्कर्ष की बात करें, वो तो व्याख्या में देंगे ही, व्याख्या हम नहीं बात कर रहे हैं, हमारा अभी फोकस पूरा निष्कर्ष पर है। हाँ, तो वो सारा व्याख्या में लिखेगा, सारा चीज लिखेगा कि हिंदू का कितना क्या है, मुस्लिम को क्या दिया, नहीं व्याख्या में वो आएगा, व्याख्या में वो आएगा। जो भी आप अयोध्या के बारे में विवरण दे रहे हैं वो व्याख्या, क्योंकि व्याख्या में कैसे लिखेगा? हाँ नहीं, आपने गलत फिर सोचा, फिर आप इनके बात को नहीं सुने मतलब। हाँ, आप एक कहिए कि हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू और मुस्लिम दोनों के मूल्यों को साथ रखते हुए निष्कर्ष के रूप में राम मंदिर का निर्माण और साथ ही भावना से ओतप्रोत हो लोगों के मूल्यों को समाहित करते हुए मस्जिद की भी जगह को वहां पर निर्धारित किया है। ये आप कैसे भूल जाते हैं कि सिर्फ राम मंदिर नहीं है, जगह भी निर्धारित किया गया है। तो ये भावना नहीं हुआ, ये हुआ तकनीक वाला पक्ष। वो भावना है, ये तकनीक है। तो तकनीक में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कहां आएगा? तकनीक आधारित आएगा, जिसमें समस्या का समाधान उन्होंने दोनों धर्मों को साथ लेकर किया। ये तकनीक है, लेकिन भावना में बहेंगे तो एक ही धर्म का बात करेंगे, ये बात समझिए। इसलिए हमने दो निष्कर्ष की बात किया है, या तो आप ऐसे जाइए या आप ऐसे जाइए। तो दूसरा आते हैं तकनीक में, यह अरुचिकर होगा, यह अरुचिकर होगा, और दूसरा यह भावना रहित होगा। मतलब आपको पसंद नहीं आएगा ऐसा, काला राम मंदिर बिजन मस्जिद भी बनेगा, ऐसा कुछ आपको पसंद नहीं आएगा। रिपल्सिव होगा, अरुचिकर का इंग्लिश होता है रिपल्सिव और इमोशनलेस। हाँ, अभी अंत नहीं हुआ इसका, अभी दो मेथोडोलॉजी बताया, अभी अंत और देख लीजिए ना। अंत एक रील्स देखिएगा तो लिखा है अंत तक जरूर देख लिखा रहता है ना। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि अभी हमारा निष्कर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, तरीका बता रहे हैं। अब निष्कर्ष कैसा हो, आप ये दोनों को जोड़ दीजिए, ये निष्कर्ष हो। नहीं देखिए, एक मनुष्य ना भावना रहित नहीं हो सकता है, इमोशनलेस नहीं व्यक्ति हो सकता है, उसमें हमेशा इमोशन रहेगा। तो यही कर रहे हैं कि आप ये भाव भी रखिए, ये हाँ इधर ये भाव भी रखिए और ये भाव भी रखिए। यही बैलेंस सिचुएशन है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। ठीक है, आप ये मत सोचे हमारा बात या इसका बात, नहीं, आपको निष्कर्ष लिखने में दोनों भाव को रखना है। अच्छा देखिए, वो शब्दों के चयन, देखिए अभी ऐसे नहीं बोल सकते आप, शब्द चयन कैसे कर रहे हैं उस पर जाते हैं। हाँ, वो शब्द देखिए, भावना में भी शब्द चयन का अपना सीमा है। आपका शब्द ही तो आपकी भावना को इंगित करता है। आप ये लिख सकते हैं, आप भावनात्मक रूप से लिख सकते हैं कि कोई कुछ भी कहे, हम आज सारा प्रक्रियागत बातों के बाद तो हम यह जानते हैं कि यह राम क्यों ही संदर्भ में यह अयोध्या निरूपित होता है। और एक भावना ऐसे लिख सकते हैं कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हिंदूवादी मूल्यों को कहीं ना कहीं सही साबित करता है, लेकिन वह समावेशी अवधारणा को भी जन्म देता है, जिसमें मुस्लिम समुदाय को भी यथोचित स्थान देने का प्रयास करता है।
तो आपकी भावना भी हो गई, आपका टेक्निक भी हो गया। तो आपको जब भी निष्कर्ष देना है, जैसे एक क्वेश्चन हम आते पूछते हैं, चलिए इस पर अच्छा हो सकता है, एक क्वेश्चन है आप मेरे लिए। एक माँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि आपको बाल बच्चा में कौन आपको सबसे ज्यादा प्यारा है? निष्कर्ष नहीं, ये निष्कर्ष देंगे पहले। तो ये तो इमोशनल बात हो गया, ये तो इमोशनल वाला बात हो गया, भावना से ओतप्रोत बात हो गया। टेक्निकल क्या कहेंगे आप इसका निष्कर्ष? मतलब आपको इसमें अच्छा फिर लड़े लगे, उनको बोलने दीजिए ना, फिर आप बोल लीजिएगा। ठीक, वो मुझे नहीं बताइए, आप बोलिए, आप खुद ही द्वंद में, आप खुद ही भटकाव की स्थिति में। ये सोच देखिए, अच्छा है ना क्वेश्चन, एक अच्छा निबंध है। हाँ आप भी बोलिए, हाँ आप कुछ बोलिएगा, आप बीच में बोलने वाले लोग। हाँ मतलब दोनों के प्रति जो लगाव होगा वो तो होगा। एक चीज इसमें आ जाएगा कि मतलब जो एक जो होगा जो मतलब ज्यादा प्यारा होगा किसी काम कर रहा हो, किसी और चीज को लेके, जैसे इनकम बेस में होगा आपको या बात मारने में होगा, तो अच्छा है। आप लोग में भाव नहीं है, आप लोग बस दिमाग लगा रहे हैं, भाव कहाँ से उत्पन्न होगा? हाँ और कहाँ बोलिए। जैसे कि सारे बच्चे एक बराबर है, लेकिन इसमें कह सकते हैं ना कि जैसे बड़ा बेटा है वो थोड़ा ज्यादा ख्याल रखता है, या फिर वो मतलब उसकी ज्यादा बातें मानता है। माँ नहीं है, माँ है ना, माँ का भाव। एक बात इस क्वेश्चन का फिर से कहता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो माँ के साथ खुद को खड़ा कर लीजिए, आपका निष्कर्ष अपने आप आ जाएगा। कुछ हुआ क्या? इमोशन क्यों जाग गया? मम्मी है, कुछ गलत क्वेश्चन नहीं ना कर दिया? हाँ मम्मी का याद आ गया उनको। ऐसे लड़कियों में तो यह देखिए, इनके लिए कोई स्प्रे नहीं बना जिससे आंसू लाया जा सके, इनका आंखें में आंसू लगा रहता है। माँ, हाँ आप बोलिए। पढ़ाई में इमोशन नहीं लाते हैं। यानी आप माँ के स्वरूप को सामने नहीं रख पा रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। हमेशा ऐसे इमेजिन पर आधारित होता है, कल्पना पर आधारित होता है। हाँ बोलिए। सभी बच्चे समान होते हैं, लेकिन कोई भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता। ये निर्भर करता है कि उसके जो बच्चे हैं वो अपनी माँ का कितना ख्याल रखता है, इससे भी निर्भर करेगा कि वो किस बच्चे को कितना प्यार करेगा। अगर बच्चे अपनी माँ से ज्यादा लगाव रखते हैं, उसका ज्यादा ख्याल रखते हैं, और एक दूसरा बच्चा है जो अपनी माँ से दूर रहता है, तो फिर यहाँ पे तो अंतर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ये आपका सोच है, ठीक। ऐसा नहीं है, क्यों ऐसा नहीं है? माँ होती है, वो कैसे मतलब तुलनात्मक प्यार थोड़ी कर सकती है। ये एक बड़ा प्रश्न आया कि तुलनात्मक प्यार तुलनात्मक थोड़ी होता है, नेचुरल बने। हाँ एक और जोड़िए। अगर किसी माँ मतलब एक माँ है जिसको दो पुत्र, हाँ एक पुत्र है जो अपनी माँ को अपनी बात रखता है, और दूसरा पुत्र है जो अपनी पत्नी या फिर किसी और बात में आकर अपनी माँ को अपने घर से बाहर कर। बिल्कुल, तो क्या अंदर नहीं आएगा? बिल्कुल नहीं। आपको एक बात बताता हूँ, माँ के स्वभाव में क्या एक अजीब बात है, अजीब बात है, वो दिखता भी नहीं है। कभी कभी जो पुत्र उनसे दूर रहता है या पुत्री दूर रहती है, उनको भी वो उतना ही याद करते हैं। आप इसको कैसे आप प्रेजेंट कर, देखिए हम फिर से बोले, शब्दों का चयन और कहने का तरीका, यही निष्कर्ष होता है। इतना क्यों रोने लगी? आप फोटो दिखा दीजिए मम्मी का इनको पहले, फिर इधर चलिए। अब आप कोई और बोलेंगे, इधर से आप बोलिए, बोलने का प्रयास कीजिए ना, फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे, हो सकता है तो आप बताओ। और कोई पीछे? क्वेश्चन बताइए विवेक, क्या था क्वेश्चन? आप देखते हैं, बताइए। ये था कि माँ के लिए बच्चे संतान होते हैं, यानी क्वेश्चन पे याद नहीं है तो इतना ज्यादा। एक हम एक लाइन बोले थे, हाँ हे भगवान, क्वेश्चन भूल गए। हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा निबंध का क्वेश्चन क्या था? हाँ माँ का प्यार नहीं था, माँ के लिए सबसे प्यारा कौन होता है? हाँ हाँ
नहीं, ये नहीं, फिर गलत। ये देखिए अपूर्ण निबंध है, आप अमूर्त है, इसमें तो सारा चीज समाहित है। ये लड़का लड़की, फिर लड़की कहिएगा तो रोने लगेगी। आप देखिए, आप यही तो हम लास्ट में यही बात कहेंगे कि हम लोग कैसे इसको निष्कर्ष में डाल सकते हैं, यही तो है। हाँ, इस प्रयास करेंगे। हाँ, एक माँ के लिए सारे बच्चे समान हैं। वो बोलती है कि जैसे मेरा बड़ा बच्चा जो है, बड़ा बेटा बेटी, ये ज्यादा शांति प्रिय रहता है और जो छोटा वो ज्यादा नटखट है। हालांकि वो समान मानती सभी को है, लेकिन उनकी अच्छाई है, बुराई है, वो भी ठीक है सर। जो लेवल ऑफ प्यार है, लेवल ऑफ प्यार नहीं ले, हाँ, प्यार का जो स्वरूप है, हाँ हाँ हाँ, भाई एज अलग अलग होता है। मैंने भाई जो मैरिड, तो उनसे उतना लगा उतना ये जितना मुझसे मैं ये देखता हूँ, क्योंकि माँ ये समझती है कोई नहीं संगीत है। हाँ, लगाव उनसे दूसरे तरीके से हो सकता है। हाँ। दूसरे तरीके से। ठीक है। कंडीशन थोड़ी लगा है ना कि मतलब एक साथ नहीं, ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए, वो अपना बात बता रहे हैं। वो देखिए, यही बात कर रहे हैं, हम लोग आलोचक ज्यादा होते हैं, क्रिएटिविटी कम होता है। हम तुरंत जान रहे हो गलत बोल रहा है, ऐसे हो रहा है। आप अपना सोचिए, क्योंकि बोलने की कला हम लोग को देखना है। हाँ ठीक है, उनका सही है, आप भी। तो आप क्या सोचते हैं, आपका अपना थॉट होना चाहिए। देखिए, हमको क्या यहाँ सीखना है, थॉट प्रोसेस। उनका अलग थॉट हो सकता है, उनका नकारात्मक थॉट हो सकता है ना, इनका सकारात्मक हो सकता है। हमारा क्या थॉट होगा। ये मां शब्दावली को जब आप परिभाषित करने का प्रयास कीजिएगा ना, तो खुद में एक ऐसा शब्द है जो सागर के समान है, जहां प्यार को आप किसी तराजू के समान तौल नहीं सकते। माँ की भूमिका और माँ का जो स्वरूप होता है, वो अपने बच्चों के प्रति स्नेहात्मक होता ही होता है। वो अपने बच्चों को 9 महीने घर में पालती है। उस समय यह उन्हें ज्ञात भी नहीं होता है कि कौन बेटा और कौन बेटी। यह अज्ञात सत्य के साथ वो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती हैं, और उसी अज्ञात सत्य के साथ समभाव से वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती हैं। यथा स्थिति यह हो सकता है कि एक बच्चा आत्मनिर्भर हो, दूसरा बच्चा आत्मनिर्भर ना हो। वैसी स्थिति में स्नेहात्मक अभिव्यक्ति अलग अलग नजर जरूर आती है, लेकिन स्वरूप उसका एक समान ही होता है। इस शब्द के साथ भगवान का प्रवृत्ति भी छुपा हुआ है और भवानी का प्रवृत्ति भी छुपा हुआ है। वह दंडात्मक हो सकती है, वो प्यार की परिभाषा हो सकती है, लेकिन मौलिक स्वरूप में प्यार सभी के लिए समान आधार पर होता है। प्रदर्शन अलग हो सकता है और दिखाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन एक माँ का प्यार अलग नहीं हो सकता। ये हो सकता है एक निष्कर्ष, क्योंकि आप माँ के प्यार को कम या ज्यादा करके नहीं आंक सकते हैं, वो संभाव की स्थिति है। यद्यपि यह है कि बड़ा बच्चा के साथ चूंकि शुरू से जुड़ाव रहा है, और हमेशा घर में बोला जाता है छोटों को प्यार ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, इसके पीछे तार्किक कारण है। बड़े बेटे के साथ शुरू से उनका जुड़ाव रहता है, लगाव रहता है, और बड़ा बेटा जल्दी ही अपनी जिम्मेदारियों का, या बड़ा बेटी घर से जल्दी ही चली जाती है, तो वो जो एहसास और प्यार है ना, वो दिखा माँ नहीं पाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको याद नहीं कर रही है, वह हमेशा आपको याद करती है, और आपका दुख के समय वो सबसे पहले उनके मुंह से आह निकलेगा कि हाँ हमारा बेटी का क्या हालत है, बेटा क्या हालत है। हाँ, ये अलग बात है कि जो बच्चा उनके सामने रहता है, उनके प्रति उनकी अभिव्यक्ति अलग होती है और दिखाने का, समझाने का तरीका अलग होता है। लेकिन माँ के नजरों में प्यार को बांटा नहीं जा सकता है, जिस प्रकार बच्चों के नजरों में माँ के अस्तित्व को नहीं बांटा जा सकता है। ठीक है, ये ज्यादा इमोशन नहीं हो गया आप तुम्हारा? नहीं, ठीक है, ठीक है। देखिए, भावना कितना आग्रही है, ये बात समझिए। भावना कितना आग्रही है। आप माँ को याद करके ना, आपका रोआ रोआ कभी कभी एकदम खड़ा हो सकता है। इनका स्वरूप ऐसा है, कितना मोटा के जाइएगा तो उनके नजर में पतले रहिएगा। ये स्वरूप माँ का है। देखिए हैं, देखे हैं, आपके लिए वो, आप उनके लिए मोटा कभी नहीं होते हैं, हमेशा उनके लिए पतला ही होते हैं। खाने के लिए ही पूछती है, और कितनों गाल एकदम उज्जवल हो गया है लेकिन काले दिखा दे, एकदम देखने लगता है कि 4 बार डाउन हो गया है। ऐसे ही उनके नजर आता है। और इसलिए जब आप आते हैं ना, तो अपने जीवन का जो धरोहर होता है वो सारा, चाहे भुंजा हो, चूड़ा हो, घी हो, सब कुछ आपको समर्पित करती है। तो माँ के प्यार को अलग अलग तरीके से नहीं आता जा सकता, संभाव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कोई ऐसा क्वेश्चन हम बोलवे नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अगला निष्कर्ष। हम सोशियोलॉजी पढ़ाते थे, उसमें एक यूनिट आता है परिवार, विवाह, नातेदारी आता था, अब तो है नहीं। तो परिवार, विवाह, नातेदारी के लिए महिलाओं को पढ़ाना नहीं पड़ता है, वो सर्वज्ञाता होती है। महिला बोल रहा हूँ, लड़की नहीं बोल रहा हूँ, दो अर्थों को समझिएगा। परिवार, विवाह, नातेदारी के लिए महिलाओं को नहीं पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो उनको सभी चीज का अनुभव है।
और वो जब लिखती है, लेखन कर, देखिए एक बात समझिए, हमेशा जब आप लेखन करते हैं तो कभी भी दिमाग सिर्फ हावी नहीं रहता है, इमोशन भी हावी रहता है। और जब इमोशन आपके ऊपर हावी होगा तो आपसे जो शब्द निकलेगा वो वही शब्द होगा जो एकदम यथार्थ में चल रहा होगा, वो काल्पनिक नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा हमेशा। चलिए अगला, कविता या प्रसिद्ध कथन पर आधारित निष्कर्ष। कविता या कथन पर आधारित निष्कर्ष। लिखिए, किसी भी भाव या विषय को, किसी भी भाव या विषय को संक्षिप्त रूप से कहने, किसी भी भाव या विषय को संक्षिप्त रूप से कहने व प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए, वह प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए कविता या प्रसिद्ध कथन का सहारा लेते हैं। टू से एनी इमोशन, टू से एनी इमोशन और सब्जेक्ट briefly and to have an impressive effect, they resort to poetry or famous statement। प्रसिद्ध कथन का सहारा है। इस तरह मुकम्मल अंत देने के लिए, अच्छा, किसी भी भाव या विषय को संक्षिप्त रूप से कहने व प्रभावशाली अभिव्यक्ति के लिए कविता या प्रसिद्ध कथन का सहारा लेते हैं। आगे आगे रुक जाइए। इस तरह मुकम्मल अंत देने के लिए, इस तरह मुकम्मल अंत देने के लिए कथन या कविता का प्रयोग कर सकते हैं, कथन या कविता का प्रयोग कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज नरेशन और पोइट्री टू गिव ए परफेक्ट एंडिंग, देखिए ना, शब्द इतना अच्छा मिला, मुकम्मल अंत। ये शब्द बहुत अपने आप में बड़ा है। नहीं, उर्दू हिंदी होगा ऐसा शब्द, मुकम्मल हिंदी होगा। उर्दू फारसी का समावेशन है, अरबी, उर्दू और फारसी का हिंदी में तो बहु प्रयोग होता है ना। हो, सही बात है। लिख लीजिए अंत में एगो कथन प्रसिद्ध को लिख लीजिए, मुहावरा, अभिव्यक्ति जो भी दे सकते हैं, लोकोक्ति, कविता, कहानी, कुछ भी। बुरा जो देखन मैं चला, लिख लीजिए अंत में, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, बुरा जो देखन मैं चला, कौमा, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हाँ, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। चलिए अगला निष्कर्ष, चेतावनी पर आधारित। कितना बच गया? चेतावनी, आज तो मजा आ रहा होगा नहीं? चेतावनी पर आधारित। अलर्ट बेस्ड कंक्लूजन, अलर्ट बेस्ड कंक्लूजन, अलर्ट। देखिए, जब किसी समस्या को संबोधित कर रहे हो, चेतावनी कब देना जरूरी हो जाता है? जब किसी समस्या को संबोधित कर रहे हो। जैसे नारी दुर्दशा के बारे में आप बात कर रहे हैं, अच्छा चलिए इसको उल्टा कर दें, पुरुष दुर्दशा के बारे में बात कर रहे हैं। हाँ ये सही हुआ सर, सही ये बात सही है। जो समाज का स्वरूप बदला है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, 95% केसेज जो होता है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड किया जाता है, वो फॉल्स होता है। और इसमें एकदम सच्चाई है। वर्तमान एवं भविष्य के प्रति आगाह करने के संदर्भ में, हाँ दूसरा वर्तमान और भविष्य के प्रति आगाह करने के संदर्भ में। जैसे जलवायु परिवर्तन को लेकर आ गया, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर आ गया। परीक्षक को
परीक्षक को समस्या की गंभीरता बताने के संदर्भ में, गंभीरता बताने के संदर्भ में टेल द एग्जामिनर द सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम। जैसे अभी मैंने बोला कि चेतावनी प्रधान निष्कर्ष कैसे हो सकता है, तो महिलाओं या पुरुषों का उत्पीड़न इसी तरीके से होता चला गया, तो जिस समाज का निर्माण होगा उसमें पुरुषों की अनदेखी लगातार जारी रह सकती है। ऐसे में हमें समभावी समाज बनाने के उद्देश्य से कुछ नैतिक नियमों या मूल्यों का और विधानों का अनुपालन करवाना आवश्यक है। ठीक हो गई? ठीक। हमको भी अभिव्यक्ति सीखना है। कौन सा? आंसू वाला नहीं आएगा? अच्छा, क्यों? इन लोग लगता है कि बाल्टी लेके बैठती है, हम लोग आए भी नहीं करेगा, हम लोग भी बाल्टी लेके बैठेंगे। प्याज काट ले हमेशा प्यार। एक बचपन में याद आ गया, बचपन में स्कूल नहीं जाने का बहाना हम लोग खोजते थे क्या क्या, उस समय तो मोबाइल वाल था नहीं, तो एगो बताया कि प्याज को आंख तक रख लोगे ना आधा घंटा तो बुखार आ जाएगा। हाँ तो वो बुखार, गार्जियन इतना रिजिड थे मेरे ना कि किसी भी हालत में बुखार वो था जो रोक सकता था। हम लोग नया नया तरीका जाते थे, जानबूझ के नली में सर के गिर जाते थे ताकि गार्जियन को लगे नेट उठ गया तो कैसे जाएगा, तो तुरंत बदल के भेज देते थे। हाँ गाड़ी छोड़ो, गाड़ी से छोड़ आएंगे, सरकार क्या छुट्टी नहीं ना, उनको सब पता रहता है। तो ये सब जीवन में एक हाँ तो चेतावनी प्रधान निष्कर्ष कैसा हो सकता है समझ में आया? आप किसी भी चीज को लेकर आप चेताते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जैसे लिखिए किसानों की दुर्दशा पर कैसे चेतावनी प्रधान हो सकता है? किसानों की दुर्दशा पर लिखिए हम ना रहेंगे तब भी यह खेत रहेंगे। अब देखिए ऐसा जो है वो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको। हाँ जो भी है, हम ना रहेंगे तब भी यह खेत रहेंगे, हम ना रहेंगे तब भी यह खेत रहेंगे, इन खेतों पर धन अराहते शेष रहेंगे, इन खेतों पर धन अराहते खेत रहेंगे, शेष रहेंगे। हम ना रहेंगे तब भी यह खेत रहेंगे, इन खेतों पर धन अराहते शेष रहेंगे। शेष, हाँ शेष मतलब जो भी पीछे रह जाएगा। हाँ अगला, जीवन देते प्यास बुझाते, जीवन देते पहले आप लिखना सीखिए, ऐसे नहीं एकदम ऐसे नहीं लिखा था। ये एक सेंटेंस, एक वाक्य हुआ एक, फिर दूसरा वाक्य हुआ दूसरा, फिर तीसरा हुआ तीसरा। ये लिखने का तरीका अभी से विकसित करिए। जीवन देते प्यास बुझाते। अगला, श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे, श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे। केस समझ गए ना कौन? केस, हाँ बाल, केस रहेंगे। ये किस संदर्भ में है? जब किसान आत्महत्या करता है तो यह कोटेशन अपने आप निकलता है। तो इस तरह एक अंत हो सकता है। एक बात आपको एकदम स्पष्ट रूप से बताते हैं, क्लास में जितना करवाते हैं किसी टॉपर का कॉपी निकाल के देख लीजिएगा, क्या आधार यही है अपान 10 टॉपर का, आपको इससे इतर कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत ही स्टडी करके ये सारा इंट्रो, मेन बॉडी और निष्कर्ष तैयार किए हैं। कितना कितना तरीका हो सकता है अंत का, कितना कितना तरीका हो सकता है शुरुआत का, और कितना तरीका हो सकता है मेन बॉडी को लिखने का। ये आप देखिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि आपके पास टॉपर कॉपी तो भर गया है, तो आपकी हाँ ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप एक बार उसको देखें। ठीक है। श्याम बदरिया कौन है? बादल। श्याम बदरिया कहता है श्याम बदरिया के लहराते केस रहेंगे। जब बादल आता है तो बादल के स्वरूप को देखे हैं, वो जब वर्षा करता है तो वर्षा कैसा होता है? ऐसा। तो वो तो रहेगा ही, खेत भी रहेगा ही, हम रहे चाहे ना रहे, यही अर्थ है। हम रहे चाहे ना रहे, ये खेत तो अपना उत्पादन करते ही रहेगा ना, ये खेत तो नहीं रुकेगा, शेष लोग उस पर रहेंगे ही रहेंगे। और ये बोला है जीवन देते प्यास बुझाते, खेत तो जीवन देगा ही, खाना देगा तो जीवन देगा, प्यास बुझाएगा ही, पानी देगा ही। कैसे देगा? तो श्याम बदरिया, बादल की बात कर रहा है। हमारे घर में बादले बोला जाता है, आपके घर में बादले बोला जाता होगा, बादल ही बोला जाता है। तो श्याम, श्याम मतलब क्या होता है? काला। तो बादल हमेशा काले होता है। वो बदरिया भी बोल सकते थे, लेकिन कहने का देखिए यही तो प्रेजेंटेशन करने का तरीका है कि आप जो भाव रख रहे हैं उसमें भाव
भावपूर्ण तरीके से रख रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ भी रख रहे हैं। तो शायर लोगों को देखिएगा, कहेगा छोटा सा बात, लेकिन इतना अच्छा से घुमा के कहेगा कि आपका जीवन दर्शन लगता है कि लगता है औचित्यपूर्ण हो गया है, एकदम लगता है यार ये बात सुने ही नहीं था अभी, इतना आनंद आता है। तो ये कुमार विश्वास जी का जो होता है या इस तरह का जो कविता समागम होता है, उसमें आप जाइए, आपको मनोरंजन के साथ साथ फैंटेसी के साथ साथ भावनात्मक सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। मतलब आप भावनात्मक रूप से इतना ज्यादा खुश हो जाइएगा भाई वो, ठीक है। अब आते हैं जिस्ट ऑफ द कंक्लूजन, कंक्लूजन का सार, वही सार जो शुरू में लिखे थे, जिस्ट ऑफ द कंक्लूजन। ये चाहते तो हम पहले लिखवा सकते थे, लेकिन नहीं लिख पाए। लिखिए, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समावेशन। पहला, अल्पकालिक और दीर्घकालिक दृष्टिकोण का समावेशन। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू। सेकंड, व्यावहारिक समाधान। व्यावहारिक समाधान, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं व्यावहारिक ना, ऐसा ना हो कि उसे दुनिया का कोई वास्ते ना हो, ऐसा निष्कर्ष दें जिससे आपका जुड़ाव हो कम से कम, ठीक है। तीसरा, आशावादी व सकारात्मक अंत। आशावादी व सकारात्मक अंत, ऑप्टिमिस्टिक एंड पॉजिटिव कंक्लूजन। अगला, कार्यान्वयन पर बल। emphasis on implementation, emphasis on implementation। और अंत, निराशावादी और नकारात्मकता से बचें। अवॉइड परसिमिस्टिक और निगेटिव कंक्लूजन। हाँ, PERSIMISTIC, परसिमिस्टिक। अच्छा, PESSI, हाँ ठीक है, लिख लीजिए। और निगेटिव कंक्लूजन, पेन देखें। ठीक है, तो ये हुआ कंक्लूजन। तो हम लोग का कंक्लूजन सारा सेक्शन समाप्त, ठीक है। हाँ हाँ, तो हम कहाँ आपको ज्यादा पढ़ाना चाहते हैं, हाँ टोटल सब 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 टोटल का। अब आप इसमें कोई भी निबंध का रख के देख लीजिएगा, किसी न किसी एक प्रकार से आप निबंध लिख दीजिएगा, ये होगा। जैसे इंट्रो बताए, मेन बॉडी बताए, उसी तरह कंक्लूजन लिखने का कई तरीका। अब इससे क्या है ना कि आप किसी एक तरीके की, एक मेथोडोलॉजी के अधीन नहीं है, आप किसी एक मेथोडोलॉजी से बंधे हुए नहीं है, आपके पास कई मेथड है। और जब कई मेथड रहता है तो आपके हाथ को कोई रोक नहीं सकता। एक मेथड नहीं तो दूसरा, तुम तो अभी आधा आधी सीख रहे हो, कोई बात नहीं, यहाँ सीखोगे थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे धीरे सीखते चले जाओगे। जब अब निबंध आएगा ना, तो अब हम लोग वहां निबंध में छांटना शुरू करेंगे, कैसे इंट्रो लिखें, मेन बॉडी में कौन सा तरीका अपनाएं और कंक्लूजन में कौन सा तरीका अपनाएं। तब ये डेली डेली जब आपके दिमाग में आएगा, तब आप चारों कंक्लूजन से वास्ता पड़ेगा, चारों तरह के मेन बॉडी से वास्ता पड़ेगा, और आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग। एक और बात, हम लोग इस क्लास में 2-3 बार सीखेंगे, हर ऐसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग सीखना बहुत जरूरी, हर ऐसे का ब्रेन स्टॉर्मिंग सीखना बहुत जरूरी, कि आप उसमें किन कौन खंड है जो डाल सकते हैं। जैसे मेरे पास एक ब्रेन स्टॉर्मिंग आया चंपारण सत्याग्रह को लेकर, बस 1 मिनट सुन लीजिएगा, क्योंकि आप इतना पॉइंट नहीं सोचे होंगे। देखिए, हम आप क्या क्या सोचते हैं और क्या क्या किताब में मिलता है। बैकग्राउंड मिल जाता है ब्रिटिश कॉलोनियल वाला, इवेंट्स मिल जाता है जैसे गांधी अराइव, मीटिंग, फार्मर, ये हो जाता है। आउटकम मिल जाता है,
लेगेसी मिल जाता है, म्यूजियम, इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। इम्पैक्ट लोकल लेवल पर आप जानते हैं, क्या चंपारण सत्याग्रह का इम्पैक्ट इंटरनेशनल लेवल पर आप जानते हैं? नेशनल लेवल पर तो जानते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी हुआ है इम्पैक्ट इसका, ग्लोबल लेवल पर भी हुआ है, वो भी वहां दिया हुआ है, कुछ लड़का लिखा है चैलेंजेस क्या हो सकता है। तो हम देखे हैं कि अगर आपको माइंड मैप बनाने आ जाए, उसमें कई सारा दृष्टिकोण आप डालना सीख लें, तो आपका एसे या आपका जीएस पेपर आराम से लिखा जाए। एसे में इसलिए दिक्कत है क्योंकि माइंड मैप वहां डालना नहीं, लेकिन माइंड मैप बनाएगा तो आपको पॉइंट एक बार बनाने का तरीका जैसे ही मिल गया, माइंड मैप बना लिए तो लिखने आधा आसान हो जाता है, आधा नहीं 90% आसान हो जाता है जब आपका एक बार माइंड मैप बन गया। नहीं समझे? आपको पता है कौन कौन सा तथ्य हम लोग रखते चले जाएंगे क्रम से, और क्रम जब आपको पता है तो लिखना आसान हो जाता है, क्रम पता नहीं है तो लिखना मुश्किल हो जाता है, आगे क्या लिखे। तो अगला प्रोसेस के लिए आपको माइंड मैप बनाने आना चाहिए। तो हम लोग क्लास में अगर माइंड मैप बनाने आ गया, ब्रेनस्टॉर्मिंग करने आ गया, तो आपका आधा से ज्यादा ऐसे लिखा गया वहीं पर, क्योंकि लिखना आपके लिए हार्ड नहीं है, उसके लिए कंटेंट और उसके लिए पॉइंट होना जरूर। इसलिए टॉपर्स के पीछे आप देखिएगा माइंड मैप पूरा बनाया रहेगा, क्या क्या लिखना है ऐसा करके पूरा बनाया रहेगा। तो वो तरीका हम लोग सीखेंगे, ठीक है। चलिए जाइए।